नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन युद्ध लगभग 1.5 महीने अब हो गए हैं उसको, और ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि वो कब बंद होगा भी कि नहीं, चलता रहेगा। जैसे एक समय में अफगानिस्तान में एक युद्ध रूस ने ऐसे ही छेड़ा था, उसके बाद वो वर्षों उसमें फंसा रहा और बाद में उसे एक तरफा तौर पर अपने को वापस अपने पैर खींचने पड़े, और वो एक इतिहास है। क्या पश्चिम ने इस बात में कामयाबी हासिल की है कि उन्होंने पुतिन को उनकी कमजोरियों को जानते हुए उनसे वो गलती कराई जैसी गलती एक समय में सोवियत संघ ने की थी, और उसकी कीमत चुकाते चुकाते सोवियत संघ टुकड़ों टुकड़ों में बदल गया। तो जो गलती इस समय पुतिन ने की है, जिसको सभ्य दुनिया कम से कम ये मानती है कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार कार्रवाई है, और उन्हें तो वार क्रिमिनल की तरह से पश्चिम देखना चाहता है। कल ही जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स विंग है, उसमें से उनको बाहर किया गया, चीन के बड़े विरोध के बावजूद और भारत के बाइकआउट के बावजूद। तो कुल मिला के इस समय दुनिया में पुतिन लगभग अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चीन के अलावा उनके साथ कोई उस तरह से नहीं है। बहुत से लोग परोक्ष रूप से हैं, लेकिन उनकी भारत के अलावा उनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। जैसे अफ्रीकी देश हैं, लैटिन अमेरिकी देश हैं, और कुछ एशियाई देश भी हैं। लेकिन जो आप कह सकते हैं कि दुनिया में जिनके होने से चीजें बदलती हैं, जिनका संस्थाओं पर दखल भी है, जिनके तर्क भी प्रभावशाली हैं, जो आर्थिक और सामरिक रूप से भी ताकतवर हैं, वो सारी दुनिया ये सिद्ध कर चुकी है दुनिया के सामने कि पुतिन इस मामले में गुनहगार है। खैर, वहां से बहुत दर्दनाक खबरें आ रही हैं बहुत जगहों से। बहुत सारे शहरों में बहुत सारे निर्दोष नागरिकों का, बच्चों का, स्त्रियों की मृत्यु हुई है या वो मारे गए हैं। अपंग, बूढ़े, वल्नरेबल सेक्शन जो समाज का होता है, युद्ध में सबसे बड़ी कीमत वही चुकाता है, वो चुका रहा है। मिलियंस जो है आबादी छोड़ के देश भाग गई है, और उसने पश्चिम के बहुत सारे देशों में शरण ली है। बहुत सारे भागने के रास्ते में हैं, और ये अभी जैसा हाल है, कुछ कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर हमने राजू शर्मा जी को आमंत्रित किया है। रिटायर्ड आईएएस हमारे कार्यक्रमों में जो आते रहते हैं। पिछली बार भी हमने उनसे बात की थी, फिर दूसरी बात हुई, बहुत सारे दूसरे कार्यक्रम भी हमारे सत्य हिंदी पर आपने देखे। तो अब हम जहां इस युद्ध में, ये युद्ध जहां पहुंचा है, उसमें भारत की जो स्थिति है वो, और दुनिया की जो स्थिति है वो, और जाहिर है कि जहां लड़ा जा रहा है यूक्रेन और रूस, उनकी जो स्थिति है वो, उस सब पर उनसे थोड़े बहुत पड़ताल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजू शर्मा जी। जी। अब पिछली बार हम लोगों ने बातचीत इस पे की ही थी। इस बार जो मैंने भूमिका रखी है, मेरा ख्याल है आप जानते ही हैं, इस पे हमारी आपकी बात हो ही चुकी है। तो आप बताएं कि क्या हो रहा है, क्या होगा। मतलब पिछली बार जब हमारी बातचीत का अंत हुआ था तो शायद इस प्रश्न पर हमने गौर नहीं किया था या गौर करना नहीं चाहा था कि ये कब तक ये सूरत या सीरत चलती रहेगी। और दूसरी चीज, पृष्ठभूमि ये भी है कि ना आप सो कॉल्ड डिफेंस या फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, या मैं ही कोई फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन चूंकि ये मसला ऐसे युद्ध जो होता है वो हर व्यक्ति, हर मानव समाज की हर इकाई के लिए एक बेहद त्रासद और महत्वपूर्ण घटना है। और जो युद्ध 45 दिन से भी ज्यादा चल गया तो इसकी मिसालें कम होती हैं। बड़ा युद्ध जिसमें दो बहुत बड़े देश शामिल हैं। हम लोग जरूर मिसाल लेते हैं पुराने वक्त की, वियतनाम की, या आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, लेकिन उनकी पृष्ठभूमियां
कुछ हद तक अलग थी, मतलब इस सेंस में कि अफगानिस्तान इंटरनली भी बहुत जब रूसी सेना आई या बाद में यूएस ने उस पर आक्रमण किया, लेकिन अपने आप में अफगानिस्तान कोई स्थिर राज्य या इस तरह का राज्य नहीं था उन अवस्थाओं में कि वहां पर कोई एक रेगुलर, और साइज का भी फर्क है, उसके महत्व का भी फर्क है। लेकिन यूक्रेन तो एक लंबे समय से काफी बड़ा राज्य है और महत्वपूर्ण राज्य है, और वहां पर जनतांत्रिक बदलाव हुए, सरकारें बदली, और पिछली बार एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुमत से जीता गया। और ये बात जरूर है कि क्रीमिया का इंसिडेंट हुआ, कुछ इंसिडेंट्स आपके उन इलाकों के थे जहां पर रशियन बोलने वाले लोग हैं, जिनके बारे में दो तरह के विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो रूस के प्रति सहानुभूति रखते हैं, कुछ कहते हैं कि ऐसा कोई खास चीज नहीं है। बहरहाल यूक्रेन वासी और रशियन वासी काफी एक दूसरे से निकट हैं, और रिश्तेदारियां हैं। खैर यही बात हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में भी कह सकते हैं। लेकिन इस शताब्दी में और इस वक्त जब हम लोग एक तरह से बेचारगी डेमोक्रेटिक लिबरल डेमोक्रेटिक नेशंस की देख रहे हैं पिछले 15 वर्षों से, विशेष रूप से 9/11 के बाद जो एक इस्लामोफोबिक लहर फैली, जेनोफोबिक लहर फैली, ग्लोबलाइजेशन और न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज से जो फायदे होने थे वो नहीं हुए, लोगों का विश्वास, काफी लोगों का, मार्जिनल लोगों का विश्वास जनतांत्रिक जो संरचनाएं हैं उन पे से उठने लगा, और उसका लाभ कुछ पॉपुलिस्ट लीडर जिसे हम कहते हैं, लोग जो उकसाने वाले लीडर होते हैं, वो उभर के आए। और चूंकि यूरोप हमेशा से नेशन स्टेट का जनक एक तरह से रहा है, वही नेशन स्टेट जो है 200 साल पहले उसकी नींव बनी। भारत तो अभी अपेक्षाकृत काफी जवान है, तो वहाँ अनेक राज्य ऐसे हैं जहां पर आपने देखा कि ऑल्ट राइट या राइटिस्ट कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन या ऐसे नेताओं की भरमार होने लगी, उन्हें पॉपुलैरिटी मिलने लगी, और उसके बाद लोग जीते इलेक्शन एक के बाद एक। आपने देखा यूएस में ट्रंप जीत गए, ब्राजील में बोल्सोनारो जीत गए, भारत में हमारे राइट के मोदी जीते। उसके बाद मिसाल हंगरी की है, पोलैंड की है, टर्की की है। तो अगर डेमोक्रेसी पे जो 3-4 रिपोर्ट हर साल आती हैं, और अच्छी रिपोर्ट है जिनसे भारत सरकार बहुत चिढ़ती है, और जब भी वो रिपोर्ट आती है तो वो आग बबूला हो जाती है, लेकिन उन रिपोर्ट में समान चीज यही है कि डेमोक्रेसी का क्वोशंट लगातार गिर रहा है। इन अवस्थाओं के बीच ये वॉर एक तरह से ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिए भी हो गया है कि इस वॉर का जो नतीजा निकलेगा कि भाई क्या पुतिन जो करने निकले हैं उसमें पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे, या पुतिन अधर में कहीं लटक जाएंगे, या कोई समझौता होगा, या अब ऐसी एक संकल्प, एक चीज ये भी कही जा रही है कि फाइट बैक यूक्रेन ने जेलेंस्की के नेतृत्व में इस हद तक की है कि ये भी चांस दिखने लगा है कि यूक्रेन अंत में इनको पुश बैक करके अपनी स्थिति को बचा ले और कुछ हद तक अपने टर्म्स पे समझौते कराने की स्थिति में, फोर्स करने की स्थिति में आ जाए। तो वॉर की जहां तक स्थिति है, जो इरादे लेके निकले थे मिस्टर पुतिन, वो तो बिल्कुल ही नाकामयाब रहे। वो मेरे ख्याल से सोच रहे थे कि 4-5 दिन की ऐसी एक भयानक सी आग निकलेगी और वो एक हीरो के रूप में निकलेंगे और रातों रात नेस्तनाबूद हो जाएगा, जय जयकार होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ।
उसकी जगह ऐसी त्रासद ह्यूमन त्रासदियों की खबरें लगातार बाहर आ रही हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि इस रशियन फोर्सेस ने जितने भी कन्वेंशंस हैं, जितने भी नियम हैं युद्ध के, उनको सबको दरकिनार रखकर किसी को नहीं छोड़ा। तो जो वॉर क्राइम्स की बात होती है उसमें वो बात कोई तथ्य के परे नहीं है। और पुतिन ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि वो किसी टेबल पर एक तरह से, अगर हम कड़े शब्दों में कहें तो, बैठने लायक भी नहीं रहे। एक तरह से पराया किस्म की उनकी स्थिति हो गई है। और वही चीज सैंक्शंस में भी नजर आ रही है। और जो भाषा हमारे बिडेन साहब बोल रहे हैं, दो चार बार तो उन्होंने, एक बार तो कह दिया कि ये रहने लायक नहीं है, इनको रहने का कोई अधिकार नहीं है राष्ट्रपति के रूप में, वॉर क्रिमिनल कह दिया, और भी जो नॉर्मल संदर्भ में अपशब्द कहे जाते हैं। तो मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं कि ये वॉर, युद्ध तो खत्म होना ही चाहिए। मानवता का तो मतलब ये तकाजा है कि जितनी आपकी त्रासदी कम से कम सीमित हो सके, हालांकि इतनी हो चुकी है कि अब उसे तो झेलना ही होगा। तो वो तो एक अपनी तरफ है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि इस वॉर का जो निर्णय होगा वो ये आगे तय करेगा कि लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क की को जो मार पड़ती रही है पिछले 20 साल से, 25 साल से, वो क्या और पीछे फिसड्डी होने जा रहा है, या उसको एक मौका मिला है संगठित होकर जनता के बीच में पुनः अपना एक आशा या विश्वास एक आम जनता के बीच में दोबारा कायम इस दिशा से करने का, कि भाई दुनिया में तरह तरह के, चर्चिल जी ने कहा था, चर्चिल साहब ने कहा था कि भाई जितनी भी पद्धतियां हैं, उनके शब्द मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें डेमोक्रेसी जो है वो सबसे कम खराब है। तो दूसरी जो भी ऑल्टरनेटिव पद्धतियां हैं वो उससे ज्यादा ही खराब है। तो इट इज द लीस्ट ऑफ द बैड चॉइसेस। तो वो मुझे लगता है कि इस युद्ध पर ये चीज भी जुड़ गई है कि लिबरल डेमोक्रेसीज का जो एक पूरा 200 साल का इतिहास है और जो प्रोग्रेस की एक दशा दर्शाता है, उसका फ्यूचर क्या होना है। और वो परिलक्षित सीधे सीधे इस तरह से होता है कि आप देखेंगे कि इस वॉर में जितने नेता गण हैं जो कि ऑल्ट राइट के हैं, जो डेस्पोटिक हैं, जो तानाशाह किस्म के हैं, जो कंट्रोल रखते हैं, वो सारे लगभग सारे एक तरह से पुतिन की तरफदारी से बोल रहे हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, पोलैंड तो उसमें शामिल नहीं है क्योंकि पोलैंड की तो अपनी समस्या है, घबराहट है उसको रूस से। हंगरी को ले लीजिए आप, टर्की को ले लीजिए आप फ्रांस के जो लीडर हैं ली पेन, वो पहले शुरू में उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी, हालांकि अब थोड़े संभल गए हैं, वो समझ गए कि यूरोप में इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से उनकी स्थिति खराब होगी। ट्रंप की आप रवैया देख लें, आप ब्राजील का रवैया देख लें, आप इंडिया का रवैया देख लें, तो एक आप चीन का रवैया देख लें, तो कोई ना कोई कारण तो जरूर है कि जो नॉन लिबरल देश हैं, जहां पे डेमोक्रेसी कम है, जहां फ्रीडम कम है, जहां तानाशाही की का अंश ज्यादा है, वो वकालत करते नजर आ रहे हैं पुतिन की तरफ से और गलतियां निकाल रहे हैं लेकिन यूरोप की और रूस। उसको जो तार्किकता मिलती है वो इस बात से मिलती है कि यही वातावरण जो अभी पुतिन के मामले में है, ये जॉर्ज बुश के मामले में नहीं था, जब उन्होंने WMD के कह के दो एंग्लो सैक्सन रेस के दो देशों ने, ब्रिटेन और अमेरिका ने, इस कैंपेन को चलाया और इराक नाम के देश को तबाह कर दिया। और उन्होंने जितने लोगों को मारा उसकी तुलना में अभी यूक्रेन युद्ध में ऐसी कोई कैजुअलिटीज नहीं है। पूरा देश ही उन्होंने मार डाला, लाखों लोग मारे, और बहुत समय तक वो सब किया, और उसको वो तार्किक भी बताते रहे। तो पश्चिम की इस पूरी जो तार्किकता है लोकतंत्र की, वो जब उसकी आलोचना सामने आती है तो वो बड़ा विभत्स लगती है। और वो जो ये
जो उसके जवाब में चीजें कही जाती हैं वो ज्यादा तगड़ी नजर आती हैं कि ये बहुत कुछ इनके पीछे आर्थिक कारक है और बहुत कुछ इनके पीछे षड्यंत्र है, बहुत कुछ मीडिया मैनेजमेंट है। और इसमें कोई शक नहीं कि इसको कोई तर्क नहीं दे सकता कि पुतिन ने उनके ऊपर हमला क्यों किया और नागरिक आबादी क्यों मारी जा रही है, इसको कोई समर्थन नहीं दे सकता। लेकिन साथ ही इन्हीं सब संस्थाओं ने उस समय अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं किया था। क्या जो इराक में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, वो किसी भी दृश्य से, या मनुष्यों की श्रेणियां अलग अलग हैं कि एक यूरोपीय आदमी मारा जाएगा, जैसा बहुत सारे लोगों ने बोलचाल में कहा है यूरोप से, कि कोई यूरोपीय आदमी मारा जाए और कोई अफ्रीका का आदमी मारा जाए तो दोनों की जान की वैल्यू में फर्क है क्या? या कोई अरब मारा जाए, इसको कैसे हम कहेंगे इस पूरी? देखिए, परफेक्शन तक पहुंचने के लिए एक प्रिंसिपल होता है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो, और करीब 100 साल 150 साल पहले वो निकला था। वो उसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन नहीं, उसको कहते हैं सेटिस्फाइसिंग प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि जब विकल्प के बीच में आप चुनाव करते हैं या विकल्पों को देखते हैं तो आप ऑप्टिमल या सबसे बेहतर विकल्प की तलाश में अगर रहेंगे तो वो तलाश अनवरत है, वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कभी पता नहीं चल सकता कि सबसे बेहतरीन या सबसे बेहतर सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है। तो आप पहले उस विकल्प को चुनते हैं या उस विकल्प को चुनते हैं जो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस को, कि आप जो चाह रहे हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो उस सेंस में वो बेहतर। आपने जो भी आर्गुमेंट दिया, इराक के बारे में आर्गुमेंट दिया, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की कमियों के बारे में, या जब इराक को नेस्तनाबूद किया गया उसका, सब तार्किक आर्गुमेंट सही है। ऐसा भी नहीं है कि उन चीजों की भर्त्सना तब नहीं हुई थी। जो लोग आज की तारीख में पुतिन की भर्त्सना कर रहे हैं या युद्ध की खिलाफत कर रहे हैं या इन चीजों की वकालत कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ। सरकार ही कोई सिविल सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है, इंटरनेशनल एजेंसीज ही अकेली नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल है। तो क्रिटिसिज्म उसका भी कम नहीं हुआ। यूएस ही सबसे बड़ा लीडर भी था, वहाँ के जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे, वहाँ के थिंक टैंक थे जो कि बुश की खिलाफत की, वही वो रिपोर्ट निकाल के लेके आए जिन्होंने सिद्ध किया अंततः कि ये जो सीआईए की जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि पाए गए WMD, और ये बाद में शब्दों का खेल रचा गया। तो अगर वो गलतियां हो गई, लेकिन क्या इससे हम ये नतीजा निकाल लें या ये निष्कर्ष क्या जायज है इससे निकालना कि जो व्यवस्था जिसके अंतर्गत बुश जैसे व्यक्ति ने वो कारनामा किया, वो लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर या वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जहाँ जुडिशरी होती है, जहाँ लेजिस्लेचर और सेनेट है, प्रेसिडेंट है, कोर्ट्स हैं, मीडिया है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या वो खराब, मतलब उसके मुकाबले जो पुतिन जिस फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं या जी जिस फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ एक आदमी का राज है, उसी का दिमाग से निर्णय हो रहा है, बाकी सब तो केवल मोहर लगा रहे हैं। कौन सा बेहतर, किस दिशा में आप निकलना चाहेंगे? मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ। वो आप हाशिए पे रख दें। इस समय आप गलतियों से ही सीखते हैं, तो एक गलती अगर हो गई तो उसको दोबारा से करना, मैं तो कहता हूं कि इराक में जो कुछ हुआ तो ये ताकत थी वहां के मीडिया की, वहां के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की, कि उसका इतना क्रिटिसिज्म हुआ और बाद में जो भी संभव था उस क्रिटिकल रास्ते पर वो करने की चेष्टा की गई। लेकिन यहाँ जो निर्णय हुआ है वो तो उनके दिमाग के भीतर केंद्रित है, वो तो उनकी मनोवैज्ञानिकता के भीतर कहीं छिपा है, जिसकी किसी को अंततः जानकारी नहीं है, जिसके बारे में अटकलें ही लगा सकते हैं कि मास्टर पुतिन आखिर चाहते क्या हैं, उनकी रेड लाइंस क्या है, और वो जो बीच बीच में डरावना वाक्य इस्तेमाल करते रहते हैं न्यूक्लियर तैयारी का, वो कहाँ
कहाँ पे स्थित है। तो मैं व्याख्या इस तरह से, दो तरह से इसका मतलब मैं अपनी बात कह रहा हूं। दूसरा कि उस तार्किकता को इस्तेमाल करके इस वॉर में पुतिन जी के रवैये को जस्टिफाई करना बहुत आई वुड से रिग्रेसिव किस्म की गैर मानवीय चीज होगी। दूसरा, मुझे लगता है कि इस युद्ध पर भविष्य, फ्रीडम और डेमोक्रेसी का भविष्य की किसी न किसी तरह से तय होगा आगे की दिशा 21वीं शताब्दी में। तो इस लिहाज से मैं व्यक्तिगत रूप से जरूरी समझता हूं कि पुतिन इस पूरे मामले में बुरी तरह हारे, और इस तरह हारे कि दोबारा कम से कम अगले 100 सालों में इस चीज की पॉसिबिलिटी, संभावना न के बराबर हो। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये वॉर में पुतिन की हार होती, पराजय होती है, तो बाद में विभिन्न शक्तियां ऐसी संरचनाएं पैदा करने की कोशिश करेंगी, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगी, जो जिन कमियों का आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई कि क्या अफ्रीकन की जान कमतर होती है और एक गोरे की जान ज्यादा होती है। और कुछ हद तक तो देखो, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है वो एक परफेक्शन फ्रेमवर्क में, यूटोपिया तक आप नहीं पहुंचते, लेकिन उस दिशा में काम बढ़ेगा और नए नए तरीके, मेरे ख्याल से संरचनाएं सामने आने की संभावना भी बनेगी। आर्थिक रूप से दुनिया में जो हो रहा है इस सब से, उसमें आप क्या देखते हैं? क्या होगा रूस की अर्थव्यवस्था में, क्या होगा दुनिया की अर्थव्यवस्था में? आपको क्या लगता है भारत में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है? देखिए, रूस का तो बिल्कुल साफ है कि रूस तो 20 साल 30 साल पीछे चला गया। रूस तो किसी भी सूरत में, चाहे आज की तारीख में जब वॉर होता है तो आप कहने को अगर जीत भी लिए, अगर इनकी सेना वहां जाकर कुछ जगहों पर कब्जा बना भी लेती है और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर लेती है, और वहां पे जो बर्बादी ऑलरेडी यूक्रेन में हो गई है, तो वहां सिर्फ बरकरार रहना और अपनी जीत को जीत कहलाते रहना के लिए वो जितना समय वहां गुजारेंगे, तो रूस रूस ही चुसेगा, रूस ही ब्लीड होगा, उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पुराने युद्धों में तो लोग जाके जब अटैक करते थे और अधिग्रहण करते थे, नई टेरिटरी लेते थे, तो वहां से लूट कर लेते थे, पैसा रिच हो जाते थे। अब उल्टा है, अब जो जीतने वाला है कॉस्ट उसको देनी पड़ती है। तो रूस तो अगर चाहे वो जीते, चाहे स्टेलमेट हो, चाहे हारे, वॉर का जो भी नतीजा होता है, रूस की इकोनॉमी तो बर्बाद हो ही चुकी है, और आगे चूंकि सैंक्शन बरकरार रहेंगे तो वो लगातार और गहरे रूप में खराब होती जाएगी। और कुछ सालों के बाद जब यूरोप अपनी गैस का और ऑयल का प्रबंध ऑल्टरनेटिव कर लेगा, जो कि मुझे लगता है कि इसका ये नतीजा निकलने वाला है कि इस दिशा में बहुत तेज प्रयास होंगे, तो रूस तो एक बहुत कमजोर राष्ट्र के रूप में बाहर निकलेगा। और यही मुझे लगता है कि अंदर अंदर जो खुशी शायद अमेरिकी सरकार के भीतर या अमेरिकी जो लोग हैं, जो जो चीजों को शक्ति के रूप में देखते हैं, भाई मैं तो आम नागरिक हूं, तो मैं तो मानवता के रूप में देखता हूं, लेकिन जो लोग वहां पर सत्ता की सीट पर बैठे हैं, वो तो शक्ति के रूप में देखते हैं। तो उनको तो कहीं ना कहीं बड़ी खुशी है कि ये रूस को कमजोर करने का एक बेहतरीन मौका मिला है, और ये वॉर जितनी लंबी खिंचती है उतना ही कमजोर रूस होता जाएगा। तो फिर उसके बाद शायद ये सोचेगा अमेरिका कि फिर वो अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं दूसरी शक्ति पे, जो कि चीन है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग दुनिया को इन्हीं तरह से ये जो होड़ और शक्ति परीक्षण की दशाओं में ही देखते हैं, जो कि अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दुनिया की अर्थव्यवस्था ऑब्वियसली में असर पड़ेगा। आप देख रहे हैं ऑलरेडी कि वीट, खाद्यान्न की उपलब्धता दुनिया में थोड़ी सी
गड़बड़ा गई है, और जो गरीब देश हैं, कमजोर देश हैं, वो इसका खामियाजा भुगत रहे होंगे और भुगतेंगे। कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप अपने बगल में देख रहे हैं श्रीलंका, जो एक अच्छा खासा विकसित देश के रूप में हम जानते थे, वहां पे तो त्राही एकाएक ऐसी हो गई कि आम चीजें नहीं मिल रही हैं। पाकिस्तान का इकोनॉमिक व्यवस्था और पॉलिटिकल व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। हिंदुस्तान की जहां तक बात है, तो वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था काफी बुरे हाल में थी, और इस वॉर से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पैदा होंगे, जो ऑयल का प्राइस पे इसका असर होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे जो इसका असर होगा, तो उसके असर तो आगे दिखेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा देश है, इसलिए हम काफी चीजें जो कि दुर्व्यवस्था, एक अर्थ की दुर्व्यवस्था को दर्शाती हैं, वो छुप सी जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो रोजगार की और कुपोषण और इन सब चीजों की जो स्थिति है, जैसे एक ही उदाहरण के साथ अपनी बात में ये वाली बात खत्म करूंगा कि अभी एक बड़ा सा सर्वे निकला है कल, जो कि CMIE और एक संस्था ने किया है, जो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छी डिलीवरी थी, इसलिए सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार बड़े तरीके से इलेक्शन जीती। उसने ये पाया कि DBT, जो जिसका कहा जाता है कि भाई हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देते हैं, लोगों के खाते में पैसा चला जाता है, पेंडेमिक के दौरान 40% लोग ऐसे थे जिनको वो पैसा प्राप्त करने में किसी न किसी कारण असफलता हाथ लगी। तो ये हमारा हाल है। तो ये परिणाम खराब होने वाले हैं। अब वो किस दशा तक जाएंगे, वो तो वॉर अगर बढ़ता जाएगा तो वो और दशाएं और खराब होती जाएंगी। भविष्य कोई बहुत सुंदर दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ा ऐसा दृश्य है दुनिया में जिसकी कोई भी इच्छा तो नहीं करता है, लेकिन आप उससे बच भी नहीं सकते। आप जो हो रहा है आप उस पर बात ही कर सकते हैं और एक सदिच्छा रख सकते हैं कि ऐसा ना हो। जी, साल पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो इस तरह के लेख प्रकाशित हुए थे कि दुनिया जैसे ही है वैसी नहीं रहेगी। समाज के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं के स्तर पर और आमूल बदलाव होंगे। कई तरह के कयास लगाए गए थे कि जो शक्तिशाली राज्य हैं या जो डिक्टेटोरियल राज्य हैं, तानाशाही प्रवृत्ति की जो शक्तियां हैं, वो अपने अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाने और उत्पीड़न को और कायम करने की कोशिश करेंगे, और जो नागरिक है उसके अधिकार की वंचना की दिशा में कदम उठेंगे। और तो अब देखिए 2 साल ही गुजरे हैं और अभी पेंडेमिक समाप्त तो नहीं हुआ है, और हम नतीजे जगह जगह देख रहे हैं। बीच में चीन और भारत के बीच में अच्छा खासा तनाव रहा और कुछ चीजें हुई जिनकी पूरी जानकारी हमको नहीं है, और भी जगह तनाव की स्थितियां आई, और अब तो एक फुल फ्लेजेड युद्ध 50 दिन हो गए चल रहा है, और इस तरह से एक नॉर्मलाइज किस्म का हो गया है कि भाई ये युद्ध तो चलते रहते हैं। ये 21वीं शताब्दी के लिए अभिशाप कि आप पुराने तरीके से युद्ध कर रहे हैं और बम गिरा के बच्चों की और औरतों की हत्याएं कर रहे हैं। इससे ज्यादा अभिशप्त बात क्या हो सकती है? तो यही इसको रोकते हैं कि इससे ज्यादा अभिशप्त बात क्या होगी 21वीं सदी में। फिर अगली बार हम लोग फिर जैसा इस युद्ध का अभी कैरेक्टर है, उससे लगता है कि अभी हमें कई बार शायद इस पर बात करनी पड़े। तो वैसे ये बहुत दुखद है कि हमें युद्ध पर बात करनी पड़ रही है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि हमारे पास इससे भागने का कोई विकल्प है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।